घर के सामने ही एक सब्जी के ठेले के पास शारदा खड़ी थी। कमला, तुम बैग रेडी करो और उसमें सारे सब्जियों को आधा आधा केजी करके डाल दो। मैं घर जाके बड़ी बहू अनामिका के हाथ पैसे भिजवाती हूँ। ये सुनते ही कमला गुस्से में आ जाती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ मैडम, अनामिका मैडम को मत भेजिए। अगर आपको पैसे देकर भेज नहीं है तो छोटी बहू अमृता के हाथ में भेजिए, नहीं तो मैं कल उस तरफ आऊंगी और आके खुद ही ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ कमला, पर छोटी बहू अमृता नहीं है, बाहर गई है। कब लौटेगी वो कुछ कह कर नहीं गई है। मैडम, इतना कहकर वो चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैडम, आपको एक सच बताऊं, जब से वो काली अनामिका को देखा है ना, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। डर के मारे बीच रात में उठ जाती हूँ, ऐसा मेरे पति कहते हैं। इस तरह से वो कहती है। उधर बगीचे में अनामिका पौधों पर पानी दे रही होती है। उसके आंखों में आंसू थे। तभी उसने कमला को देखा। कमला सर झुका के वहाँ खड़ी थी। अरे, चारों तरफ घर का देख लिया पर बगीचा ही नहीं दिखा। अब अनामिका की नजर पड़ चुकी है, कुछ करने का भी नहीं है। इस तरह वो मन ही मन सोचती है और सब्जियों को देखने लगती है। अरे, उसका काला मुंह नहीं दिखेगा, वो पल्लू से ढक लेगी। इस तरह कहते हुए वो काली रंग की अनामिका के पास लॉन में जाती है। देखती है कि अनामिका के आंखों में आंसू है। सुन रही हो बहू, तुम्हारा चेहरा देखकर कमला सपनों में डर जाती है। तुम चेहरे से पल्लू मत हटाना, समझी? मैं जाकर पैसे दे के आती हूँ। कहकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। उधर एक मैकेनिक का दुकान था। बिना गाड़ी मरम्मत किए बेटा रमेश दुखी होकर बैठा था। तभी वहाँ पिताजी प्रसाद आते हैं। दुखी मत हो, तुम्हारी माँ का हमारी काली बहू के प्रति बर्ताव देखकर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं ये नहीं मानता हूँ। वो तो गोरी भाभी अमृता की बहुत तारीफ करती है और मेरी पत्नी काली है, इसीलिए हमेशा उसको डांटती रहती है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ बेटा, बहू को जैसा कहता हूँ करने को बोलो, फिर जो होगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। ठीक है पिताजी, ये बात आपने सही कही है। इतना कहकर रमेश फिर से गाड़ी की मरम्मत करने लगता है। अपने चेहरे को पल्लू से ढककर अनामिका रो रही होती है। शारदा घर के अंदर से पैसे ले आकर अनामिका के पास जाती है और उसके हाथों में पैसे देती है। जाओ, अपने मुंह को कपड़े से ढक कर जाओ और कमला को पैसे देकर सब्जियां ले आओ। ठीक है माँ जी। इस तरह कहने पे अनामिका अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढककर सब्जी बेचने वाली कमला के पास जाती है। कमला अनामिका का चेहरा देखे बिना ही सब्जी का बैग उसे दे देती है। अनामिका भी बिना कुछ कहे सब्जी का थैला लेती है और पैसा ठेले पे रखकर वहाँ से चली जाती है। सब्जियों का थैला लेकर वो बाजार से घर आ जाती है। कमला भी दुखी मन लेकर सब्जी के ठेले को ढकेलते हुए वहाँ से चली जाती है। शारदा हॉल में ही थी। अनामिका को घर लौटते हुए वो देखकर कहती है, अरे काली बहू, राशन का दुकान जाना होगा, थैला किचन में रख के लौट आओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सभी लोग मुझे देखकर डर रहे हैं, भूत भूत कहकर चिढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो? जो मैं कह रही हूँ वही करो। जाओ, दूसरा थैला लेकर आओ। इस तरह कहने पर अनामिका दुखी होके किचन की तरफ चली जाती है। तब करीबन मध्य रात्रि बिस्तर पे अनामिका और रमेश बैठे हुए थे। अनामिका, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम जाकर देखो कि अमृता भाभी अपने चेहरे पर कौन सा मेकअप लगाती है। चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद के ले आऊंगा। अरे, आपने तो अच्छी बात कही है। जैसे वो बाहर जाएंगी ना, मैं एक तस्वीर ले लूंगी। ठीक है, फिर वो फोटो तुम मुझे भेज देना। मैं मार्केट में जाकर वो फोटो दिखाकर जो जो सामान है वो ले लूंगा। ठीक है जी। ऐसा कहकर अनामिका खुशी खुशी रमेश को गले लगा लेती है। उस रात शारदा के घर में सावित्री आती है उसे हल्दी कुमकुम लगाने। दीदी, हम अपने पोते का मुंह जुट्ठी रस्म करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है सावित्री। 2 दिन पहले बेटे की शादी हुई, गोद बढ़ाई हुई, अब पोते की मुंह जुट्ठी। तुम सच में बहुत सुखी हो। सच में बयां नहीं कर सकती। वैसे आपकी भी तो 2 बहुएं हैं, एक काली है, एक गोरी है। मेरी बहुओं से पहले आई है, वो खुशी तो आपको भी मिल सकती है। इस तरह कहती है। उधर किचन में खड़ी काली बहू अनामिका ये सारी बात सुन लेती है। सुन के वो दुख से अपना सर झुका लेती है। और उधर गोरी बहू अमृता अपने बेडरूम से ये सारी बातें सुन लेती है।
ये सब सुन के उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। हमारे घर में जिस मतलब से आई है कीजिए और जाइए, हमारे पारिवारिक बातों में घुसने की क्या जरूरत है। इस सावित्री काकी को ना मैं सबक सिखा के रहूंगी। ये कहकर वो अपना मोबाइल देखने लगती है। उधर शारदा सावित्री से कहती है, हमारी किस्मत में भी होना चाहिए ना सावित्री, तुम किस्मत वाली हो कि तुम दादी बन गई। अब देखना पड़ेगा कि मेरी गोरी बहू अमृता ये खुशखबरी कब सुनाती है। ये सारी बातें सुन के किचन में खड़ी काली बहू रानी अनामिका रोने लगती है और उधर बेडरूम में बिस्तर के ऊपर बैठी अमृता, अब उनकी किस्मत अच्छी करने के लिए मुझे बच्चे पैदा करने होंगे, बाप रे। इस तरह सोचते हुए वो अपना फोन देखने लगती है। उधर हॉल में बैठी सावित्री, भूलिएगा मत दीदी, अपनी काली बहू रानी अनामिका को भी ले आइएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये काली बहू को बुलाने के पीछे ऐसी कौन सी बात है? भले ही अनामिका का रंग काला हो पर उसका दिल सोने का है। उसके प्यार में कोई मिलावटी नहीं है। सावित्री की ये बात सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। ये बात सावित्री समझ जाती है। फिर जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए सावित्री उसके पीछे लग जाती है। दीदी, जब मेरी बहू गर्भवती थी, एक दिन मुझे अचानक से गांव जाना पड़ा था, तो मैं आपके यहाँ आई थी। आपकी बहू अमृता थी, जिसे आप बहुत प्यार करती हैं। उसे मैंने पूरी बात बताई, पर उसने तो मुंह में जो आया आपके बारे में कहा। इस तरह से कहने पे शारदा बीच में कहने लगती है, एक बात सुन लो, अगर तुम काली बहू को यहाँ बुलाने आई हो तो मैं नहीं आने वाली हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। दीदी, गांव के प्रधान होने के नाते आपको आना पड़ेगा और काली बहू का दिल अच्छा है, उसे भी लाना पड़ेगा। दोनों आइएगा। अनामिका, अनामिका। इस तरह वो बुलाने लगती है। किचन में खड़ी खड़ी अनामिका रो रही थी। अपना आंसू पोंछ के वो जल्दी से आती है। सावित्री कुमकुम लगा देती है। अनामिका खुश हो जाती है। जब वो छोटा था उसकी तुमने जान बचाई है, उसकी मुँह झुट्ठी है, तुम लेकिन जरूर आना। माँ जी तो जा ही रही है ना चाची, फिर मैं क्यों, बताइए। तुम्हें आना ही पड़ेगा अनामिका। बिना जाए वे ये रहेगी क्या? अमृता को भी न्योता दो, मैं उसे भी लेकर आऊंगी। इस बहू के साथ मैं अकेले नहीं आऊंगी। अमृता। इस तरह शारदा जोर जोर से अमृता को बुलाती है। अमृता बेडरूम में बैठकर फोन देख रही थी। तभी, मुझे कोई न्योता नहीं चाहिए, मैं नहीं जा रही हूँ। इस तरह से कहने पे सावित्री शारदा को देखकर, वो आपका सम्मान बिल्कुल नहीं करती है, फिर भी आप उसे इतना प्यार क्यों करती है ये नहीं समझ में आता है दीदी। बहुत हुआ, ये सब में मैं क्यों पढ़ूं, आप दोनों लेकिन जरूर आइएगा। इस तरह कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अमृता, तैयार हो जाओ, हमें फंक्शन में जाना है। मैं तैयार हो जाऊँ माँ जी? अनामिका बड़ी आशा के साथ ये पूछती है, लेकिन शारदा बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अमृता अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी हो रही होती है। अनामिका भी रेडी होने के लिए मेकअप लगाने लगती है। शारदा जेवर पहन के हॉल में आती है। शारदा अपनी दोनों बहुओं को खूबसूरत देखकर हैरान हो जाती है। उदास चेहरा बनाकर वो दोनों बहुओं को देखने लगती है। ये क्या है? दोनों ने ही लगता है एक ही तरह का मेकअप लगाया है। दोनों से ही मेरी नजर नहीं हट रही है, कौन अमृता है और कौन अनामिका है। ये सोच ही रही थी उस वक्त रमेश और प्रसाद घर लौट आते हैं। शारदा, इन दोनों में से कौन अनामिका है और कौन अमृता है बताओ। अगर सही सही बता पाई तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, नहीं तो बदले में तुम 25,000 दोगी। अच्छा ठीक है जी। इस तरह से कहने पर शारदा अपनी दोनों बहुओं के साथ लॉन में तैयार होके आती है। रमेश और प्रसाद भी वहाँ आकर हाजिर होते हैं। शारदा पानी का पाइप लेती है और दोनों बहुओं के ऊपर पानी डाल देती है। बस देखती है कि दोनों बहुएं तो काली है। देखकर शारदा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। रमेश और प्रसाद हंसने लगते हैं। अमृता शर्मा के भाग के घर के अंदर चली जाती है। रमेश, प्रसाद और विनोद तीनों शारदा को देख रहे थे। दोनों बहुएं काली होने की वजह से शारदा बेहोश हो चुकी थी। अब कभी भी शारदा होश में आ सकती है, ये सोचकर विनोद और अमृता शारदा के पैर के पास बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो माँ, क्योंकि काली बहू को तुम स्वीकारती नहीं। मैंने देखा था तुमने भाभी के साथ क्या किया था। इसी बात के डर से मैंने अमृता के चेहरे पे ढेर सारा मेकअप लगवाया और आपके सामने ले आया। इस बात को जाने बिना ही मैंने बहू अनामिका के साथ कितना अत्याचार किया है। फिर अनामिका को देखकर, मुझे माफ कर देना बड़ी बहू। अरे माँ जी, ये सब आप क्यों कह रही है? चलिए, उधर सावित्री काकी हमारे लिए इंतजार कर रही होंगी।
ये सुनते ही शारदा घबराते हुए कहती है, अरे बाप रे, अगर सावित्री को पता चल गया कि मेरी दोनों बहुएं काली है, फिर तो मेरे साथ खेल खेलेगी, मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह कह के वो वहाँ से भाग के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। असल में सर्दियों का मौसम था। काव्या आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रही थी और अनामिका दुखी होकर बैठी हुई थी। काव्या उसे देखकर, अनामिका पहले आइसक्रीम खाओ, दिमाग ठंडा होगा, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। मेरी परिस्थिति देख के तुम्हें मजाक लग रहा है ना? और नहीं तो क्या, तुम्हें अपनी प्रतीक्षित सेना की पसंदीदा नौकरी मिल गई है, तुम्हें तो खुशी से कूदना चाहिए था और तुम दुखी होके बैठी हो। बताओ। अरे मैं कहाँ से खुशी से झूम उठूं, बताओ तुम्ही। मेरे परिवार वाले आर्मी में भेजना ही नहीं चाहते हैं और मैंने ससुराल वालों को भी नहीं बताया कि मुझे आर्मी की नौकरी इतनी पसंद है। नहीं कहा, क्यों? कहना चाहिए था ना। तुम तो कहती हो कि वहाँ पे सब तुम्हें प्यार करते हैं। पत्नी के तौर पे मेरे पति रमेश मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहू होने के नाते मेरे ससुर जी प्रसाद मुझ पे बहुत गर्व करते हैं और चूंकि मुझे लाखों की तनख्वाह मिल रही है तो सासू माँ शारदा भी मुझे बहुत पसंद करती है। जब अनामिका इमोशनल होके ये सब कह रही थी, काव्या तब तक आइसक्रीम खत्म कर देती है। फिर वो अनामिका का आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो तुम ही सारे आइसक्रीम खा के तुम ही बिल दे दो। इतना कहकर वो उठ के खड़ी हो जाती है। ये देखकर काव्या आइसक्रीम खाना बंद कर देती है। अरे बैठो, आइसक्रीम खाने के बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। उसकी बातें सुन के अनामिका फिर से बैठ जाती है और काव्या आइसक्रीम खाने लगती है। उधर शारदा तैयार होकर प्रसाद जो सोफे पे बैठे थे उनके पास आती है। मैं रेडी हूँ, तो चले क्या? तुमने अभी तक नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं शारदा? कार शोरूम जा रहे हैं जी। कार शोरूम जा रहे हैं, पर अभी नई कार की क्या जरूरत है शारदा? हमें चाहिए, हमारे सारे रिश्तेदारों के पास है, सिर्फ हमारे पास ही नहीं है। आज ही जाके हम अपना कार लेकर आएंगे और लोगों के बीच में हम भी अमीर कहलाएंगे। अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है शारदा। इसीलिए तो जी हम गाड़ी EMI पे खरीदेंगे। उतने पैसे कौन देगा शारदा? हमारी बहू लाख रुपए कमाती है, वो देगी और कौन। ये ठीक नहीं होगा शारदा। पहले से ही तुम झूठ बोल के बहू के गले में EMI लटका दी हो, अब फिर से एक और। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैंने आपकी बात कभी मानी है जो अब मानूंगी। हाँ चलिए। ऐसा कहकर शारदा घर से बाहर निकल आती है। अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए प्रसाद भी पीछे पीछे बाहर आते हैं। रमेश अनामिका के पास जाता है जो कि आइसक्रीम पार्लर पे बैठी हुई थी और उनके साथ जाके बैठता है। क्या हुआ अनामिका, तुमने कहा कि कुछ अर्जेंट है और यहाँ पे बुलाया? सब काव्या बताएगी। बाप रे, मैं नहीं कह सकती। फिर मैं ही कह देता हूँ। रमेश के इस तरह से कहने पे काव्या और अनामिका एक दूसरे को बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। एक दूसरे को तुम लोगों ने बहुत देख लिया, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरह से कहने पे अनामिका और काव्या रमेश को देखने लगती है। आखिर में रमेश ऐसा क्या कहेगा, यही वो दोनों सोच रही होती है। अनामिका, तुम आर्मी में जाना चाहती हो, ये बात मैंने पिताजी से कहा, वो तैयार हो गए। मुझे आर्मी की नौकरी मिली है, ये बात आपको कैसे पता? अनामिका, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, उसे कौन सी चीज पसंद है नापसंद है। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। रमेश के हाथों को वो चूम लेती है। तभी अचानक से अनामिका का फोन बज उठता है। माँ जी फोन कर रही हैं। लगता है फिर से कोई नया EMI लेने वाली है। अनामिका, तुम ध्यान रखना। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका फोन पे बात करने लगती है। बहू अनामिका एक नई कार खरीद के ले आकर घर के सामने रोकती है ताकि किसी की नजर ना लगे, इसीलिए सासू माँ शारदा एक कद्दू ले आती है और नजर उतारती है। बहू, जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी से उतरना नहीं। इतना कह के शारदा खुशी खुशी कद्दू लाकर पहले नजर उतारती है। तब तक घर के अंदर से बेटा रमेश और पति प्रसाद बाहर निकल आते हैं। फिर देर न करते हुए शारदा जल्दी से वो कद्दू प्रसाद के हाथ में रख देती है। अजी, इस नजर उतारने वाले कद्दू को गाड़ी के सामने एक झटके में 2 टुकड़ा कर दीजिए। थोड़ा दूर जाओ शारदा, अगर इस कद्दू का एक टुकड़ा आके तुम्हारे मुंह पे गिरे फिर मुश्किल है, मुंह ही ना चटनी बन जाए। ऐसी बात है तो रुकिए। बहू, दरवाजा खोलो जरा,
मैं भी गाड़ी में आके बैठती हूँ। इतना कहने पर अनामिका कार का दरवाजा खोल देती है। शारदा कार में जाके बैठती है। फिर प्रसाद दम लगा के कद्दू को जमीन पे पटकते हैं और कद्दू उसी के साथ 2 टुकड़े में बट जाता है। बहू चलो हम 2 चक्कर लगा आते हैं। इस तरह से कहने पे भले ही अनामिका का मन ना हो, पर क्योंकि सासू माँ जाने के लिए कही, इसीलिए वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। कार में बैठी शारदा खुशी खुशी चारों तरफ देखने लगती है। बहू कार में बैठने में तो बड़ा मजा आ रहा है। शारदा इस तरह कहती है, पर शारदा क्या कह रही है उस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अनामिका बड़े ही ध्यान से गाड़ी चलाती है। ये शारदा गौर करती है और मनी मन कहने लगती है, मेन रोड, ऊपर से नई गाड़ी, लगता है बहू इसीलिए बड़े ध्यान से गाड़ी चला रही है। फिर चारों तरफ देखने लगती है शारदा। गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। उधर रमेश जो घर के बाहर खड़ा था। सॉफ्टवेयर बहू अनामिका को आर्मी की नौकरी लग गई है, ये बात तुम्हारी माँ नहीं जानती है बेटा। नई गाड़ी आ गई, पर अब अनामिका EMI कैसे भरेगी? चलिए अनामिका की सेना की नौकरी के बारे में माँ को बता देते हैं। ये काम मत करना बेटा, नहीं तो वो अनामिका को घर से बाहर निकलने नहीं देगी। वो अनामिका के बॉस से बात करके वर्क फ्रॉम होम करवाएगी। हाँ पिताजी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बेचारी बहू अनामिका, बेचारी बहू पहले घर का काम काज, खाना पकाना, ऑफिस का काम भी करती थी। अब तुम्हारी माँ करने लगे तो मानो तांडव कर दे। फिर हम क्या करें पिताजी? आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन अनामिका को आर्मी तो जाना ही पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? इस तरह से रमेश कहता है। कहते कहते अचानक से वो चुप हो जाता है। देखता है गाड़ी वापस आ रही है। शारदा गाड़ी से उतर के खुशी खुशी अंदर जाती है। गाड़ी से उतर के अनामिका पति रमेश को और ससुर जी प्रसाद को बड़े दुखी होकर देखती है। दुखी मत हो अनामिका, सब ठीक हो जाएगा। तुम आर्मी में जाने का बंदोबस्त करो। हाँ अनामिका, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम आर्मी में जाने का बंदोबस्त करो। तुम्हें वहाँ जाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब ले लो। पर ये सब कैसे संभव पिताजी? पहले से ही पर्सनल लोन था, अब ये गाड़ी का भी EMI जुड़ गया है। वहाँ पे जाऊंगी तो ये सब की भुगतान कैसे करूंगी? आर्मी में तनख्वाह बहुत कम होती है। मैं और रमेश ये सब संभाल लेंगे। तुम जाके अपना सपना पूरा करो। जाओ बेटा, जाके मातृभूमि के लिए युद्ध करो। इस तरह कहने पे अनामिका घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका सासू माँ शारदा सोफे पे बैठी थी, वहाँ पे जाती है। आओ बहू, वैसे तुम्हारे मैनेजर ने फोन करके बताया है कि प्रोजेक्ट काम के लिए तुम्हें बाहर जाना है। अपने कपड़े पैक कर लो। असल में माँ जी, तुम्हारे मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है कि अनामिका बार बार फोन नहीं कर सकती है। जब संभव हो पाएगा तभी वो आपको फोन करेगी। ये सब बात चली रही थी, तभी रमेश और प्रसाद, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, वहाँ पे आते हैं। फिर शारदा जैसे जैसा कहती है, अनामिका उस पे तैयार हो जाती है। उस रात अनामिका अपने आंखों में आंसू लेकर सभी को बताती है और फिर लगेज लेके घर से निकल जाती है। रमेश की भी आंखें गीली हो जाती है। बड़े दुख से उसे विदाई देता है। अनामिका जो सेना में शामिल हो चुकी थी, बर्फीले पहाड़ों में हाथ में बंदूक लेके ड्यूटी कर रही थी। और इधर सोफे पे गुस्से से बैठी हुई शारदा, उसके पास प्रसाद और रमेश आते हैं। क्या हुआ शारदा, किस पे गुस्सा दिखा रही हो? और किस पे? बहू के बॉस पे। इस महीने की तनख्वाह बहुत कम आई है। मैंने पूछा तो कहा बाकी का 1 हफ्ते बाद आएगा। ऐसे कहीं चलता है क्या? आप ही बताइए। शारदा की इस बात पर बाप बेटा जैसे तैसे मैनेज करके वहाँ से निकल लेते हैं। शारदा बार बार अनामिका को फोन लगाती है, पर उसका फोन लगता नहीं। इस बात पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बहू का फोन लग नहीं रहा है, लोन वाले बार बार पैसे के लिए फोन कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें मैं क्या जवाब दूं। फिर तुम अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दो शारदा। अगर बहू फोन करे तो उसे परिस्थिति के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो शारदा। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका फोन करती है। शारदा प्यार से बात करने के बजाय बस पैसे 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 के बारे में पूछते रहती है, जिस वजह से अनामिका रोने लगती है और बाद में फोन कट जाता है। एक दिन टीवी देखने के दौरान बर्फ में अनामिका सेना की पोशाक में एक बूढ़ी औरत के ऊपर हाथ में छाता लेके अनामिका खड़ी दिखती है। देखकर शारदा आश्चर्य रह जाती है। तभी वहाँ पे प्रसाद और रमेश आते हैं
वो उन्हें गुस्से से देखने लगती है। तुम लोग तीनों ने ठगा है। तुम लोगों ने बहू को आर्मी में भेज दिया है। इसे ठगना नहीं कहते हैं शारदा, पैसों के पागल को सबक सिखाना कहते हैं। बहू का सपना था आर्मी ज्वाइन करना, तुम्हें पता चलता तो तुम कभी नहीं भेजती। इसीलिए मैं और बेटे ने ये फैसला लिया और बहू को आर्मी भेज दिया। फिर ये सारे EMI कौन देगा? माँ, मैं और पिताजी EMI की भुगतान कर देंगे ना। इतना कहकर वहाँ से रमेश चला जाता है। फिर प्रसाद भी चले जाते हैं। 1 घंटे बाद अनामिका सासू माँ शारदा को फोन लगाती है और उनसे बातें करती है। शारदा बहुत खुश होती है और बहू अनामिका को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। अनामिका हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, इस तरह आशीर्वाद देते हुए वो बहुत खुश होती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।